हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेक आ गया था बीच में, हमने लेक्चर नहीं डाले कुछ 10 से 15 दिन के बीच में। ठीक है, पेपर आ गए थे, मेरे प्रैक्टिकल्स थे, उसके लिए पढ़ना होता है, वो भी ज़रूरी है ना, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वो तो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, अब स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी। इससे पहले हम एक चैप्टर फिजियोलॉजी का बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आई थिंक अप्रैल या मई के आसपास, नर्व मसल फिजियोलॉजी। लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री 80 to 90% खत्म हो गई। अब वो समय के साथ वो हो जाएगी। 100% होने में टाइम लगता है यार, 100% कुछ भी नहीं होता यार, है ना, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। बट उससे जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह रहे होंगे हर चैप्टर में, या फिर कुछ अलग PCR वगैरह, वो मैं डालता रहूँगा कभी कभी, महीने में 1-2 बार, है ना। बट हमारा मोर एंड मोर कंसर्न किसके ऊपर रहेगा यार, हमारा प्लाज्मा, मतलब कि क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी के ऊपर रहेगा, जिसको स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। दिख रहा है आपको क्या, ब्लड फिजियोलॉजी। उसका टॉपिक होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना। प्लाज्मा होता है ब्लड का एक कंपोनेंट प्लाज्मा, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना, अभी मैं जैसे रेगुलर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उस जगह से मैं अलग आया हुआ हूँ, ठीक है, बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं पे, ठीक है। तो शायद बाहर से आवाज़ भी आ सकती है, और उतना में भी कैमरे में हाइट पे रखा हुआ है, सब एडजस्टमेंट करी गई है। जहाँ मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ उस जगह से थोड़ा हटके है थोड़ा जगह, लेकिन पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। काफ़ी गैप भी आ गया था, मुझे टाइम मिला फ्री, तो मैं बना रहा हूँ वीडियोस, ठीक है। अब वीडियोस फिर से लगातार आएंगी, ठीक है, जितना मेरे से बन पड़ेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड फिजियोलॉजी का पहला लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। बट हम पूरा समझेंगे एक्चुअली में है क्या ये प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। चलो अब है क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब देखो क्या होता है ब्लड में, क्या होता है ब्लड, मतलब एक तरीके से पूरा एक रिवर है ना। रिवर में पानी होते हैं, और पानी होता है, और क्या होता है उसमें पत्थर मछली वगैरह। तो जो पत्थर मछली वगैरह है वो तो सेल्स हो गए, RBC WBC प्लेटलेट्स समथिंग एल्स, है ना। और एक हो गया प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा हो गया जो पानी है, लिक्विड वाला पार्ट है ना, जो फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या। तो प्लाज्मा समझते हो, ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा, ओके सिंपल। प्लाज्मा के अंदर होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो उनके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। आपने नाम सुनोगे कुछ यार, क्या एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, है ना, आपने फिब्रिनोजन सुना होगा, आपने प्रोथ्रोम्बिन सुना होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो अब हमें इनके ऊपर डिस्कस करना है, कहाँ ये बनते हैं, कहाँ क्या कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या ये काम करते हैं, कुछ काम करते भी हैं, ऐसे ही हैं, मतलब हमारी बॉडी से अगर निकाल दिया जाए तो क्या इतने इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान की डेथ हो सकती है, या थोड़ा बहुत बुखार खांसी होगी बस सही हो जाएगा वो, है ना। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो भी चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ नॉर्मल सीरम प्रोटीन लेवल कितना होता है, 6.3 से 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। एक वैल्यू तो फिजियोलॉजी में कुछ नहीं होती है, एक रेंज होती है हमेशा, है ना। अगर हमेशा रेंज में बात करनी है, इस रेंज में रहेगा नॉर्मल, एक पर्टिकुलर वैल्यू किस चीज़ की नहीं होती है, ठीक है। जैसे अब मैं बात करूं डिफरेंट टाइप ऑफ एल्ब्यूमिन, 4.8 लिख दिया, बट रेंज इसमें भी होती होगी, है ना। 3.8 से लेके 4.8 या 3.2 से लेके 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर, एक रेंज होती होगी। बट सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, सबसे ज़्यादा आपको एल्ब्यूमिन। तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, आपको एल्ब्यूमिन मिलेगा, फिर ग्लोबुलिन मिलेगा। ग्लोबुलिन के अंदर आपको अल्फा, बीटा, गामा देखने मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर लास्ट में फिब्रिनोजन 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं सिंथेसिस, कहाँ ये बनते हैं। तो एम्ब्रियो में जब, है ना, एम्ब्रियो के टाइम पे जब बन रहा होता है एम्ब्रियो, जाइगोट का एम्ब्रियो वगैरह बन रहा होता है, फीटस 9 मंथ के पीरियड में, तो आपका क्या होता है, मेसेंचाइमल सेल्स में बन रहे होते हैं सारे के सारे सेल्स। लेकिन अडल्ट में इंपॉर्टेंट है, अडल्ट में जो एल्ब्यूमिन है और फिब्रिनोजन है वो बनते हैं आपके लीवर में, है ना, वो बनता है आपके लीवर में। लेकिन जो गामा वाला है, गामा क्या काम करता है अगर आपको मैं बताऊं, गामा का ना एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स, तो वहीं बनते होंगे गामा वाले, है ना। और अल्फा एंड बीटा अगेन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। तो आपको ये थोड़ा सिंथेसिस है, आपको मतलब कि आप समझिए कि मेजॉरिटी जो मेनली आपको जो क्या बन रहे हैं, आपके प्लाज्मा प्रोटीन बन रहे हैं, वो कहाँ बन रहे हैं, लीवर में बन रहे हैं। तो अगर लीवर में दिक्कत होती है तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन मेनली कम हो जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात समझिए, बात है कि हम प्लाज्मा प्रोटीन को कैसे हम मेजर करेंगे, कि यार ये इतना है, यार इतना इतना डिस्कवर हुआ, एल्ब्यूमिन मिला, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पता ही होगा हम लोगों को, है ना, चार्ज के बेसिस पे उनको मूव कराएंगे, है ना। और आपका प्रेसिपिटेट कौन जल्दी कर रहा है, आपका ऐसी इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड, इम्यूनो, है ना, मतलब कोई ना कोई करंट के बेसिस पे इनको मूव कराएंगे, इनको अलग करेंगे, ठीक है। आपको सॉल्टिंग आउट मेथड, अगर मैं थोड़ा बताऊं इसके बारे में, हल्का सुनना मेरी बात, कि जो प्रोटीन होते हैं ना वो सॉल्ट कंसंट्रेशन में, है ना, जिसमें सॉल्ट होगा उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो आपके सॉल्टी कंसंट्रेशन में, नमक मतलब सॉल्ट जिसमें ज़्यादा होगा
उसमें क्या कर जाएंगे, वो सोल्यूबल नहीं होते, यानी कि प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, यानी क्या कर जाएंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, इकट्ठा हो जाएंगे। अब इकट्ठा होने की टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी। एल्ब्यूमिन अलग इकट्ठा टाइम पे होगा, ग्लोबुलिन अलग, फिब्रिनोजन अलग। तो डिफरेंशिएट कर लिया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कितनी जल्दी कौन प्रेसिपिटेट कर रहा है सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन में प्रोटीन जो कि सोल्यूबल थे बट सॉल्ट डालने की वजह से वो प्रेसिपिटेट करने लगे, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन पे क्या करेंगे, वो आपके इनसॉल्युबल बन जाएंगे, वो घुलेंगे नहीं, तो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ठीक है, आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेट मतलब सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, फिर वो इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ये मेथड्स हैं, मैटर नहीं समझ में हमको आ रहा है हल्का हल्का, ठीक है, कोई पेपर में नहीं पूछता। अब प्लाज्मा फेरेसिस समझते हैं या फिर विपल्स एक्सपेरिमेंट समझते हैं। इसमें होता है क्या, हमें समझना क्या है इसके अंदर। आपको जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसकी इंपॉर्टेंस है कि नहीं बॉडी में, तो मैंने ये करा, एक डॉग में से सारा का सारा प्लाज्मा प्रोटीन रिमूव कराया, उसका ब्लड बाहर निकाला, प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह रिमूव करके वापस से उसका सीरम आपके ब्लड में डाल दिया, मतलब सीरम बॉडी में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। अब क्या हुआ, उसको शॉक आया, है ना, शॉक हुआ। ठीक है, मतलब बिल्कुल आप प्लाज्मा प्रोटीन गए तो वो दिक्कत में आया, शॉक हुआ। तो अब क्या होगा, एक तो हुआ इसकी डेथ हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसके पास अगर लीवर नहीं है, क्योंकि लीवर ही क्या बनाता है आपके प्लाज्मा प्रोटीन। अगर लीवर भी, सॉरी क्या हो गया, अगर लीवर भी हटा लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि लीवर नहीं है तो शॉक से डेथ भी हो रही है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर उन्हें हटा देंगे तो वो उस इंडिविजुअल की डेथ तक हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर लीवर है ना, लीवर है और हमें डाइट में उसको प्रोटीन दिया तो लीवर उसके क्या बना लेगा, प्लाज्मा प्रोटीन बना लेगा और आपका वो रिकवरी कर लेगा, वो रिकवरी हो जाएगी, है ना। यानी कि आप क्या समझ रहे हो, प्लाज्मा प्रोटीन इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, कि अगर मैंने किसी जानवर से, मतलब डॉग लिया था मैंने, ह्यूमन नहीं लिया, उसमें से मैंने प्लाज्मा प्रोटीन हटाया तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसे रिप्लेस करो वरना वो मर जाएगा। देखो यहाँ पे लीवर नहीं था तो वो मर गया, समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पे क्या, मेनली सिंथेसाइज बाय लीवर, तो लीवर होने की वजह से क्या हो रहा है, रिकवरी भी हो गई। कि ज़्यादातर कहाँ बन रहे हैं यार, देखो ना यार, ये देखो लीवर में बन रहे हैं, है ना, ज़्यादातर कहाँ बन रहे हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन, आपके लीवर में बन रहे हैं। ठीक है, तो आपका रिकवरी हो जाती है, बहुत स्टार्टिंग 24 आवर में बहुत जल्दी रिकवरी होती है, फिर 14 डेज लगता है प्रॉपर एक लेवल तक आने में। ठीक है, बट अगेन लीवर इंपॉर्टेंट था और प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होंगे, उनकी एब्सेंस में एक इंसान क्या होगा, आपका परसिस्टेंट शॉक रहेगा उसकी बॉडी में एंड वो उसकी डेथ हो जाएगी। शॉक क्या होता है पढ़ेंगे सीवीएस में। ठीक है, चलो, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, अब आते हैं कि डिस्कस करते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में हल्का हल्का और ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। ठीक है, तो वो मुझे बताना है। थोड़ा बहुत बाहर से आवाज़ आ रही होगी बिकॉज अभी मैं उस कंडीशन, उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आ जाओ। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एल्ब्यूमिन की रेंज लिखिए 3.2 से 5.2 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब इस रेंज में मिलेगा आपको। इज ओके, मतलब एक नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, ये आपका लो मॉलिकुलर वेट है, मतलब इसका वजन ज़्यादा नहीं होता है, 65,000 है ना, डेल्टन T4 डेल्टन लिखे तो इसका मॉलिकुलर वेट। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 65 की, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फंक्शन इंक्लूड क्या काम करता है यार, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। अगर आप बायोकेमिस्ट्री थोड़ी पढ़ोगे ना, अगर पढ़ा होगा हल्का अभी फर्स्ट चैप्टर होता है आपके, लेकिन आपको जब आप दोबारा पढ़ोगे ब्लड फिजियोलॉजी तो आप खुद समझ जाओगे। अभी सुन लो कि हम कोई दवा खा रहे हैं, ड्रग्स खा रहे हैं, तो वो भी यार एल्ब्यूमिन से बाइंड करती हैं कुछ ड्रग्स। ठीक है, तो उसे ट्रैवल कराती हैं, ड्रग्स को बॉडी में ट्रैवल करनी है, ड्रग्स बाइंड करती हैं एल्ब्यूमिन से। ठीक है, कुछ ड्रग्स। ओके, हार्मोन्स बाइंड करते हैं, लाइक थायराइड, T3 T4 को यहाँ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाना है। ठीक है, तो वो एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाती हैं। आपके मेटल्स होते हैं, कॉपर, जिंक, ये सब क्या हो गया आपके, इसके ट्रांसपोर्टेशन में एल्ब्यूमिन प्ले करता है। बिलिरुबिन, एक बिलिरुबिन होता है, जब हमारा हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो बिलिरुबिन बनता है, और बिलिरुबिन आपका लीवर तक जाता है। तो बिलिरुबिन खुद से चल के जाएगा नहीं, है ना, इनसॉल्युबल होगा, तो उसे लेके कौन जाएगा, एल्ब्यूमिन लेके जाएगा। अभी सुनने में बहुत अजीब लग रहा हो, बहुत बेसिक है, मतलब आप समझिए, आप जब थोड़ा भी आगे बढ़ जाएंगे, फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर चुके होंगे तो समझ में आने लगेगा, सारी बहुत बेसिक बातें हैं ये। ठीक है, अब ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन। चलो मैं इसे पढ़ाऊंगा अभी, बस एक हेडिंग है उसे याद कर लो कि हाँ ये काम भी करता है। कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। डिफिशियंसी क्यों होती है, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई। लीवर खराब हो गया तो सिंथेसिस नहीं हो पा रही, और किडनी खराब हो गई यानी कि उसका एल्ब्यूमिन यूरिन में नहीं निकलता नॉर्मल,
बट किडनी खराब हो गई, नेफ्रॉन खराब हो गए, तो एल्ब्यूमिन यूरिन में निकलने लगा तो कम हो जाएगा, है ना। लीवर में क्या हो रहा है, लीवर में आपका सिंथेसिस प्रॉब्लम, और किडनी अगर खराब हुई तो आपका वो एक्सक्रीशन हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है क्या, इन दो वजह से एल्ब्यूमिन कम हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, एक चीज पढ़ाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे हम लोग, रटेंगे नहीं, समझेंगे एंड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो आ जाओ, स्टार्लिंग फोर्सेस, ठीक है, छोड़ो क्या है स्टार्लिंग क्या है, समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक सोल्यूशन है आपका, एक सोल्यूशन है ये, ठीक है, एक सोल्यूशन है ये, ओके। अब इस सोल्यूशन में आपका एक वाला पार्ट मैं बोल देता हूँ पानी, है ना, हाइड्रोज, है ना, पानी है, और एक पार्ट है आपका सोल्यूट बोल दो, कुछ भी, नमक चीनी कुछ भी बोल दो, मैं सोल्यूट बोल देता हूँ, मतलब एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है, ठीक है, एक सोल्यूट है, चीनी नमक कुछ भी ले लो। तो अब क्या होगा, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको इस साइड जाना है, मतलब ये क्या है, ये बैरियर क्या है, ये बैरियर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक बैरियर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जो पानी है ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, मुझे जाने दो, अगर मैं कलर चेंज करूँ हल्का सा, ये इधर फोर्स लगाएगा, पानी का लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा कि मुझे जाना है, मुझे उस साइड जाना है, प्रेशर लगाए, क्योंकि पानी क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है, ये इस तरफ क्रॉस लगा, इधर जा रहा है, ठीक है, इस तरफ जा रहा है। लेकिन सोल्यूट जो होंगे वो क्या बोलेंगे, हमें नहीं जाना इस तरफ, है ना, वो क्योंकि क्रॉस नहीं कर सकते, वो रोकेंगे, वो क्या करेंगे, इस तरफ जाने से रोकेंगे, इस तरफ लगा रहे हैं प्रेशर, इस तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि सोल्यूट एक तरीके से आप समझिए छन्नी है, पानी क्रॉस हो जाएगा, लेकिन जो चाय पत्ती होती है चाय की वो रोकेगी, है ना, रोकेगी। अगर आपने कभी चाय छानी हो तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो चाय पत्ती इकट्ठा हो जाती है ना बहुत सारी, जिससे कि पानी भी जा नहीं पाता, तो चाय पत्ती सोल्यूट है तो वो रोक रही है, जाने से रोक रही है, और पानी जा रहा है, मतलब चाय जा रही है, समझ में आ रहा है क्या। तो जो सोल्यूट जो प्रेशर लगाता है उसे मैं बोलता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, यस, इतना ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक सॉल्यूशन में जो सोल्यूट प्रेशर लगाएगा उसे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा, और जो सॉल्वेंट प्रेशर लगाएगा उसे मैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलूंगा। हाँ, मैंने कुछ नाम लिए दो, अच्छे अच्छे, क्या क्या, एक सॉल्वेंट जो प्रेशर लगा रहा है, यानी पानी, प्लाज्मा, पानी वगैरह जो भी आपका लिक्विड वाला पार्ट जो प्रेशर लगा रहा है वो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्ट पानी नाम से क्लियर है। और जो सोल्यूट लगा रहा है प्रेशर मेम्ब्रेन के ऊपर वो आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर कोई बड़ी चीज नहीं है, द प्रेशर अप्लाइड बाय सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट, है ना, सोल्यूट जो लगा रहा है, ठीक है। अब मेरी बात समझते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, ये तो सिंपल केमिस्ट्री के फॉर्म में बताया मैंने हल्का सा। आइए यहाँ पे आपने ये देखा होगा, एक ये देखा है आपने, क्या नाम है, किडनी नेफ्रॉन होता है ना, इसे बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, पीसीटी, डीसीटी, यहाँ पे एफरेंट आती है, एफरेंट, ईफ्रेंट, पढ़ा हुआ है, नीट करके आए हो सब लोग, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये रेड वाला क्या है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। तो ब्लड को इस तरफ आना है, ब्लड को एफरेंट आर्ट्रियोल से बोमेंस कैप्सूल की तरफ आना है, मतलब ब्लड को फिल्टर होना है। यहाँ पे कैसे होगा चलो समझते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या है, मैंने अब थोड़ा कलर चेंज दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा, थोड़ा उसकी हेडिंग मोटी करते हैं, ये, हाँ, ये क्या है, प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या, पानी, पानी इस तरफ फोर्स लगा रहा है, निकलने के लिए फोर्स लगा रहा है बहुत जल्दी जल्दी। तो देखो क्या होगा, ये देखो पानी फोर्स लगा रहा है इस तरफ, मुझे जाना है उस तरफ, मुझे जाना है उस तरफ। कितनी फोर्स लगाई, 60 mmHg, मैं बाबा यूनिट नहीं बोलूंगा अभी, 60। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये देखो सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट करना, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब बोलोगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड बाय सॉल्वेंट, यानी पानी वाला लिक्विड, प्लस ये वाटर ही तो है ना, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे, कैपिलरी के आसपास, मतलब कि एफरेंट आर्ट्रियोल के आसपास, है ना, कैपिलरी के आसपास, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, आप मुझे बताओ सोच के, क्या यहाँ पे आपके ये नहीं होंगे, कलर चेंज करते हैं, एल्ब्यूमिन नहीं होंगे, ये देखो एल्ब्यूमिन, ये देखो एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन, ये क्या है, सोल्यूट, ये रोकेगी ना इसको कि मत जाओ, सोल्यूट सॉल्वेंट जा रहा है 60 की स्पीड से, बट उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोनेजन, बट मेनली एल्ब्यूमिन, वो रोकेंगे इसको कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, मतलब एक तरीके से चाय पत्ती चाय को छन्ने से रोक रही है, ठीक है। तो वो रोक रही है, एरो किस तरफ कर दो, इस तरफ,
कि वो रोक रही है, पानी को जाने से रोक रही है। कितने प्रेशर से? 32 mmHg, यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो 60 की स्पीड से जाना चाहता है और जो उसके अंदर एल्ब्यूमिन है वो 32 की स्पीड से उसको रोक रही है। स्पीड क्या बोलो, प्रेशर बोलो, किस स्पीड से रोक रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दोनों, इसे मैं बोल सकता हूं, इसे मैं बोल सकता हूं ऑनकोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, कैपिलरी के साइड पे। ठीक है, ये जा रहा है, वो रोक रहा है। अब आते हैं बोमन्स कैप्सूल की तरफ पे। बोमन्स कैप्सूल की तरफ पे, बोमन्स कैप्सूल में पानी होगा, पानी वगैरह, प्लाज्मा वगैरह कुछ तो होगा, है ना, फिल्ट्रेट कुछ तो बनेगा। वो इस तरफ जाना चाहेगा, वो इस तरफ जाना चाहेगा। कितनी फोर्स से? 18 की फोर्स से। कितनी फोर्स से? मतलब प्रेशर के, समझ लो, फील लो यार, है ना, 18 की स्पीड से इधर जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो कुछ सोल्यूट होंगे, है क्या? एल्ब्यूमिन है क्या? नहीं है, तो कुछ भी ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, जीरो। मतलब यहाँ के जो सोल्यूट है यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो फिल्टर, यहाँ एल्ब्यूमिन आता ही नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में एल्ब्यूमिन इस साइड नहीं आता, एल्ब्यूमिन नहीं आता इस साइड, तो यहाँ पे जीरो, मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर पानी पानी पानी, समझ लो। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि कितने लोग फेवर में है कि फिल्ट्रेशन हो, कि यहाँ से एफरेंट से इस तरफ जाए, कितने लोग फेवर में है? चलो चलो गिनते हैं, चलो गिनते हैं। एक तो फेवर में मुझे ये दिख रहा है, ये महाराज, कौन? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, किसका? कैपिलरी का, यानी कि 60। और एक ये फेवर में होता बट ये जीरो ही है ना, जीरो ही है, तो 60 - 0। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P और ये साई मतलब क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या? है ना, ये आपका जीरो हो गया। तो ये लोग फेवर कर रहे हैं। माइनस, अपोज कौन कर रहा है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट एल्ब्यूमिन रोक रहा है, कितने प्रेशर से? 32। और यहां पे जो पानी है वो इस तरफ जा रहा है, यानी कि अपोज ही कर रहा है। ये 60 इधर गया, 18 इधर आ गया, तो अपोज ही तो कर रहा है एक तरीके से। तो 18 ये, तो मैंने अपोजिशन वाले को फेवर वाले से माइनस करा, तो कितना है? 10 mmHg, 10 mmHg। तो यानी कि ओवरऑल जो भी सब कुछ ये फोर्सेस हुई, इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? स्टार्लिंग फोर्सेस। कैसे बताऊंगा? तो यहां से यहां किस स्पीड जा रही है, किस प्रेशर से जा रही है? 10 mmHg। ये आपका नेट निकल के आया, नेट निकल के आया। ठीक है, तो GFR ऐसे ही निकालते हैं, KF से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट से, GFR निकल के आ जाएगा। चलो छोड़ो उसको। तो बट मेरी बात समझ में आई है क्या? समझ में आ रहा है कि पहले मैंने ब्लड में देख लिया कि जो वाटर वाला पार्ट है वो जाना चाहता है और जो एल्ब्यूमिन वाला पार्ट है वो रोक रहा है। अब आओ बोमेंस कैप्सूल पे, जो यहाँ का वाटर पार्ट है वो उस साइड जाना चाहता है, यानी कि रोक रहा है, और जो यहाँ का जो एल्ब्यूमिन है ही नहीं, तो जीरो। यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ फिल्ट्रेट होता ही नहीं एल्ब्यूमिन, है ना, नॉर्मल कंडीशन में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, छोड़ो उसको अभी। ठीक है, तो ये 4 फोर्सेस थी। कौन कौन सी फोर्सेस? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस साइड? कैपिलरी की साइड। ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरी की साइड, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोमेंस कैप्सूल की साइड, और जो भी होता अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बोमेंस कैप्सूल की साइड। इन्हें बोलते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। इनका पूरा माइनस करते हैं अपोजिशन और फेवरिंग करके, और जो निकल के आता है वो आपका नेट होता है, इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल और दूंगा, समझा के मानूंगा, फिर देखो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्चुअल तो है। अगर आपकी केमिस्ट्री हल्की फुल्की वीक रही होगी कहीं ना कहीं तो बहुत मुश्किल आएगी, वरना तो आप कर लोगे। चलो, अब मैंने क्या बोला, अब बात करते हैं हम लोग कैपिलरी की साइड पे, कि ये आपका क्या है? आर्टरीज है ना, ये आपकी वीन्स हैं। तो आर्टरीज कुछ सामान लेके आती हैं, फिर यहाँ से फिल्टर होता है, सामान टिश्यू में जाता है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, बताऊंगा कुछ। तो जो ये चीज है ना, ये कलर देखो, ये वाला रेड वाला, जो यहाँ से जो फोर्स लग रहा है, पानी जो लगा रहा है फोर्स, उसे मैंने बोला हाइड्रोस्टेटिक। क्या बोला मैंने, बताओ? यहाँ लिखता हूं मैं, हाइड्रोस्टेटिक किसका? कैपिलरी का, कैपिलरी का, PC। 30 की स्पीड से, स्पीड बोल रहा हूं, प्रेशर 30 के प्रेशर से बाहर आ रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर एल्ब्यूमिन होगा, वो इसको रोकेगा, नहीं जाने देंगे हम। कितने के? 28 के प्रेशर से। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? कैपिलरी का। तो ये तो कैपिलरी की हो गई। और जो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, बाहर की साइड, यहाँ पे तो फ्लूइड है ना। अब देखते हैं वहां की कहानी। तो जो बाहर का जो पानी है वो अंदर आना चाहता है, बट पानी है नहीं बाहर, तो -3, मतलब उल्टा इसको -3 लगा रहे हैं, यानी कि बाहर ही खींच रहे हैं एक तरीके से। नॉर्मली बाहर पानी नहीं है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, बाहर लिम्फेटिक है, तो पानी को और खींचा जा रहा है क्योंकि -3 प्रेशर है। आप बोलोगे -3 प्रेशर मतलब
पानी अंदर जाना चाहिए था लेकिन वैक्यूम बना पड़ा है बाहर, तो पानी और खींचेगा बाहर, तो -3। और बाहर कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो भी इसको बाहर खींच रहे हैं पानी को 8। समझ में आ रहा है क्या? पानी को बाहर खींच रहे हैं 8। समझ में आ रहा है? तो मेरी बात समझो। तो अब देखो नेट कौन लोग फेवर कर रहे हैं, ये वाले 30 और ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर 8, ये लोग बाहर खींच रहे हैं, ठीक है। माइनस कौन लोग अपोज करते हैं, ये वाला ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर वाला, प्लस ये वाला प्रेशर, क्योंकि ये माइनस का ही तो -3 लगा दिया। इसे सॉल्व करेंगे 13 mmHg आएगा, ठीक है। यानी कि पानी बाहर किस प्रेशर से जाएगा, जो भी प्लाज्मा बाहर किस प्रेशर से जाएगा, 13 mmHg। तो कहने वाली बात कुछ भी नहीं है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से मेरी वीडियोस देखना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। ना आए तो मुझे डाउट बताना यार, कोई वो थोड़ा ना है, अगर नहीं बता पाया मैं किसी रीज़न की वजह से, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाना सोच रहा था, क्योंकि स्टार्लिंग ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्लिंग फोर्सेस वाला, हाइपोथेसिस वाला, ये इंपॉर्टेंट है और शायद इस वीडियो को लंबा भी कर देगा फालतू में, ठीक है। तो अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं अलग से समझा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि मुझे आता है वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपको बता पा रहा हूँ वो मुझे मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन के केस में, यहाँ से क्या हुआ, ब्लड बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। अब CO2 अंदर जाती है ना, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, CO2 वीन्स में अंदर जाएगी, गंदगी वेस्ट सब एब्जॉर्ब होगा। तो वो कैसे होगा, कुछ भी नहीं, बस आपको निकलने वाला इसका प्रेशर 10 बच गया, 10, बाकी सारे प्रेशर कौन सा में, और इसके 10 की वजह से जो आपका नेट प्रेशर बना -7, -7 मतलब बाहर निकलेगा अंदर है ना, मतलब कहाँ चला गया, इनफ्लक्स हो गया। -7, अगर 7 होता तो बाहर आ रहा होता, लेकिन -7 इनकी इफ्लक्स नहीं, इनफ्लक्स हो गया। समझ में आ रहा है क्या, एब्जॉर्प्शन हो गया। हाँ, तो अब मैंने क्या बोला, लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन क्या कराएंगे, आपके एडिमा करा देंगे। अब सिंपल सी बात है, एल्ब्यूमिन करता क्या है, एल्ब्यूमिन आपके पानी को जाने से रोकता है, ब्लड में प्लाज्मा है वो पानी बाहर ना जाए। अब एल्ब्यूमिन कम कर दो, पानी बाहर निकल जाएगा, एडिमा हो गया, पानी बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे जमा हो रहा है ना, सॉइलिंग हो रही है इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या? चलो बाकी लोग देखते हैं, ग्लोबुलिन का वेट कितना होता है, 90,000 डाल्टन के आसपास, और फिब्रिनोजन का वेट होता है 150 के, मतलब कि 1.5 लाख डाल्टन के आसपास। मेरी बैटरी खत्म, ओह शिट, क्या होगा अब यार, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, वो कैमरे की बैटरी खत्म हो, मतलब फ़ोन की बैटरी खत्म हो, कैमरा क्या ही बोलूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है पार्ट, तो इसको सिर्फ ऑडियो से सुन लो, है ना, पहले पढ़ा रखा हम लोग ऑडियो से, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, इसका इतना वेट डेल्टन में है और इसका डेल्टन में वेट इतना है। फिब्रिनोजन पता है हमें, क्लॉटिंग फैक्टर 1 होता है, तो ब्लड क्लॉट में काम करेगा, क्योंकि हमें पता है क्या करना है, हमें फंक्शन पढ़ने हैं। तो फंक्शन हम कैसे पढ़ेंगे, हम हर एक को हमने अलग अलग पढ़ लिया, ठीक है, अलग अलग पढ़ लिया, अब बाद में को मिला देंगे और कुछ अलग फंक्शन होंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देखो अल्फा-1 ग्लोबुलिन, ठीक है, अल्फा-1 ग्लोबुलिन कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ये भी आपका अल्फा-1 ग्लोबुलिन है, अल्फा-1 फीटोप्रोटीन, ये प्रोटीन ही तो हैं सारे, एंजाइम्स तो हैं, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये सब क्या है आपके ग्लोबुलिन हो गए, अल्फा-1 ग्लोबुलिन, बीटा अल्फा-2 में अल्फा-2 एंटीट्रिप्सिन, हिपैटोग्लोबुलिन। ये क्या होता है हिपैटोग्लोबुलिन, मेरी बात समझना, स्प्लीन में आपकी आरबीसी गई, ठीक है, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। अब ये हीमोग्लोबिन जो है ना, जो आरबीसी के बाहर है, नॉर्मली क्या होता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन अगर आरबीसी के बाहर आ गया तो वो टॉक्सिक होता है, वो हमारे सेल्स के बहुत सारे लाइगेंड्स वगैरह पे जाके अटैक करेगा और कुछ टॉक्सिसिटी करेगा, ठीक है। तो जो आपका ये प्रोटीन है, जो कौन बना रहा है, आपका लीवर बना रहा है, वो जाके इस पे अटैच हो जाएगा, तो इसको टॉक्सिक नहीं बनाएगा और इसको सही कर देगा, मतलब कि फिर लीवर में ले आएगा इसको। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं आ रहा। मैंने क्या बोला, एक आपका ये आपकी आरबीसी है, मान लो ये आपकी आरबीसी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है स्प्लीन में जब इसका पूरा लाइफ साइकिल पूरा हो गया 120 दिन के बाद, तो हीमोग्लोबिन अलग निकल जाता है ना, आरबीसी अपना अलग घूम रही है, मतलब वो डैमेज होगा, देखेंगे वो सब कुछ, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के बाहर है ब्लड में, तो ये बहुत टॉक्सिक है, तो इसको सही करने के लिए, इसको मतलब टॉक्सिक ना रहे, तो लीवर एक चीज़ बनाता है, लीवर अपना एक क्या बोलते हैं अल्फा-2 ग्लोबुलिन बनाता है, जैसे हम बोलते हैं हेप्टोग्लोबुलिन, ये जाके इससे अटैच कर जाता है और फिर ये फ्री नहीं रहा, बाउंड हो गया, तो अब ये टॉक्सिक नहीं बचा। समझ में आ रहा है क्या? ये कुछ काम होता है इसका।
बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसफेरिन मतलब कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में, सीरोप्लाज्मिन कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। और गामा वाला ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज वगैरह बनती हैं, पढ़ा है अपने IgG, IgA, है ना, IgE, ऐसे बहुत सारी, ठीक है, समझ में हमको आता है, ठीक है। तो आपका ये कुछ काम हो गया इनका, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में, आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, लंग्स की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीजेज एंजाइम है। अब ये क्या है, फिब्रिनोजन आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन करता है, क्लॉटिंग करता है, कोगुलेशन करता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। जो मैंने पढ़ाया बकवास वो सारी इतना पेपर में नहीं आती है, बट वो जरूरी होती है। अब फंक्शंस आपको आने चाहिए। फंक्शन में क्या ही है, आप बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, इतनी पूरी कहानी पढ़ाई ही तो है। तो आपका क्या करता है, एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, सबसे ज़्यादा नंबर में ये होता है, ठीक है। फिर ग्लोबुलिन, फिर फिब्रिनोजन, सबसे ज़्यादा यही कर रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा एल्ब्यूमिन से कौन कौन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, बताओ। एल्ब्यूमिन से आपका बिलिरुबिन, बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे हार्मोन्स है ना, देखा था थायराइड हार्मोन वगैरह। और आपका क्या होता है, ग्लोबुलिन से आपने देखा क्या, आपके कहीं ना कहीं आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, आपका कॉपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सीरोप्लाज्मिन, ट्रांसफेरिन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड को गाढ़ा बनाते हैं, विस्कोसिटी हाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका बीपी मेंटेन रहता है। तो अगर खून पतला होगा है ना, बीपी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ 4 टाइम्स ज़्यादा होता है गाढ़ा, किस कंपेरिजन, वाटर के। कौन बना रहा है, एल्ब्यूमिन। तो जो हाई विस्कोसिटी है वो कौन कर रहा है, एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन आपका सिंपल प्लाज्मा ये नहीं कि आप पानी जैसा पतला पतला है, नहीं, एक अच्छा खासा विस्कस होता है। वो कौन करता है, सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन, बचा कुचा कुछ फिब्रिनोजन, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बीपी। तो बीपी का जो नॉर्मल वैल्यू है वो बना रहे, ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम पतला पतला खून हो गया, ठीक है। रोल एज रिजर्व प्रोटीन, कि मान लो किसी ने स्टारवेशन है, खाना नहीं खाया, या फिर खाना भी खा रहा है तो लो प्रोटीन डाइट है, ठीक है। तो उस टाइम पे बॉडी कहाँ से लाएगी प्रोटीन, यही प्लाज्मा प्रोटीन को तोड़ देगी, खत्म कर देगी, यहीं से अमीनो एसिड ले लेगी, है ना। खाना नहीं खाया तो आपकी यही प्लाज्मा प्रोटीन को तोड़ देंगे और यहीं से एनर्जी निकाल लेंगे, तो यूटिलाइज कर लेगी। लेकिन कब, ऐसे नहीं नॉर्मल कंडीशन में, जब स्टारवेशन या कोई डाइट खा रहे हैं लेकिन प्रोटीन नहीं है, ठीक है। चलो प्रोटेक्टिव फंक्शन यार, बिल्कुल गामा ग्लोबुलिन, है ना, गामा ग्लोबुलिन आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं। कोई भी एंटीजन बाहर से आया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ब्लड, यानी कि आपका सिंपल समझो कि मान लो ये ब्लड है, यहाँ पे आरबीसी घूम रही हैं, तो आरबीसी इकट्ठा ना हो जाए एक के ऊपर एक, रोलेक्स फॉर्मेशन ना हो जाए, इकट्ठा ना हो जाए एक दूसरे के ऊपर, या फिर नीचे कहीं ना बैठ जाए इस तरीके से, मतलब सस्पेंड रहें, क्या रहें, सस्पेंडेड रहें पूरे इसमें, ठीक है। वो कौन कर रहा है आपका, यही लोग तो कर रहे हैं आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ब्लड, कि ब्लड में जो आपके WBC, RBC कुछ है, ये पूरा एकदम सस्पेंड रहे, ऐसा ना कि बैठ जाए जगह। रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन माने क्या होता है कि ये एक के ऊपर एक कॉइन जैसे ना बैठ जाए, ऐसे कुछ ना कर लें, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल यार, फिब्रिनोजन होता है, क्लॉटिंग नंबर 1 है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 1 है फिब्रिनोजन, तो क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ये एसिड बेस बैलेंस भी करते हैं। कैसे, मेरी बात समझना, कि मान लो एसिड हो गया है ना, ब्लड कैसा हो गया, एसिड, यानी कि H पॉजिटिव बढ़ गए, तो जो आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है, एक सेकेंड, ये जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन है ये आपका ये वाले H ले लेगा और NH3 पॉजिटिव बना लेगा, है ना। अगर मान लो बेस बढ़ गया है ना, बेस H, तो ये H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज कर देगा। अगर बाहर बेसिक हुआ तो H रिलीज कर देगा, नॉर्मल हो गया, और बाहर अगर एसिड हुआ तो बाहर से H ले लेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो बफर तरह काम कर रहा है। तो 15% के आसपास ये बफर कैपेसिटी दिखाता है, मतलब ब्लड को कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, मुझे लगता है कोई ट्रिक कुछ मैटर नहीं करती है। अगर आप ढंग से 2 बार रिवाइज कर लो, एक बार ढंग से पढ़ लो, किताब से पढ़ लो, किताब बहुत जरूरी है, किताब नहीं पढ़ोगे सब गलत है, सब खराब है, ठीक है। किताब जरूर पढ़ना, जो समझ में ना आए मुझे बताना, ये सब मैंने बता तो दिया ही आपको ढंग से। अदरवाइज स्टार्लिंग फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना बस एक बार, शायद कन्फ्यूजन हो गई, साफ साफ नहीं लिखा, कम लिखा, बट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस, वो आपको पता होने चाहिए। कैसे याद करोगे? एल्ब्यूमिन के याद करो, ग्लोबुलिन के याद करो, फिब्रिनोजन याद करो, और कुछ अलग से हैं ऐसे एसिड बेस बैलेंस वगैरह, वो भी याद करो, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ढंग से देखने, अला पेज इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है।
ठीक है, समझा सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। तो दैट्स इट। तो आपका पहला लेक्चर ख़त्म हुआ, कल अगला लेक्चर से मिलते हैं। थोड़ा बीच में वीडियो नहीं आई मेरी, कैमरा ख़त्म हो गया, मतलब कि बैटरी डेड हो गई थी, ठीक है, तो उसी वजह से। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ तो आ रही है और आपको दिख भी रहा है पीपीटी, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक कोई भी दिक्कत आए, फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। फिजियोलॉजी में कोई भी फीडबैक हो मुझे बता सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस, ठीक है, बाय।